हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है इसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट आपने अभी कवर अप किया है उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है। जैसे कि आपको यहां पर पूछा गया है, बेसिक सा है प्रॉपर्टी से कि विच मटेरियल प्रॉपर्टी रिफर्स टू अ मटेरियल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चरिंग। फ्रैक्चर के पहले जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उस टाइप की प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो। विच मटेरियल प्रॉपर्टी रिफर्स टू अ मटेरियल्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चरिंग। फ्रैक्चरिंग के पहले जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है उसको कौन सी प्रकार की आप यहां पर। यस सर, नमस्ते रवि विश्वकर्मा। तो यहां पर टफनेस, हार्डनेस और इलास्टिसिटी और ब्रिटलनेस। तो देखो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब मतलब जैसे शॉक्स वगैरह, शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब करे, झटके को या जर्क को। तो यहाँ पर अगर ब्रिटलनेस की बात करें तो ब्रिटलनेस तो उसकी क्या हो जाती है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि अगर मटेरियल विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन कैन गेट डिस्टोर्ट, कैन गेट फेल्ड या कैन गेट क्रश विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, इस टाइप के मटेरियल को हम कौन सा बोलते हैं कि ब्रिटल मटेरियल है। वो कौन सा देता है, ब्रिटल मटेरियल। अगर आप इसको डिफाइन करें तो that type of material that type of material can be felled or crushed without any prior information। जैसे कि ऐसा मटेरियल कौन सा होता है, तो आपने पढ़ा है कि जैसे इसका कौन सा मटेरियल होता है, तो आपने पढ़ा है लाइक कॉन्क्रीट भी ब्रिटल मटेरियल है। और कौन सा हो जाएगा, कास्ट आयरन, ग्लास, कास्ट आयरन, ग्लास एक्सेट्रा। बात करूं मैं अगर इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच या बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन रिगेन देयर शेप आफ्टर रिमूविंग द लोडिंग। मतलब वो डिफॉर्म हो सकता है बट उसका डिफॉर्मेशन वापस जीरो हो सकता है हमारा विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। यस, ब्रिक भी है हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहां पर प्रॉपर्टी अगर मैं लिखना चाहूं तब क्या लिख दोगे, शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं मैं। ओके, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल can deform on application of load। on application of load and regain their shape, original shape after removal of load। और ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप इंडेंट करें या एब्रेशन करें या किसी के ऊपर आप स्क्रैच करें तो निशान ना आए। जैसे इंडेंट, इंडेंट मतलब जैसे आप किसी बॉडी, जैसे टाइल है या फिर टुकड़ा है स्टोन का, उसके ऊपर आप इस तरीके से नाखून से निशान बनाए तो निशान ना बने हमारा, तो मटेरियल कैसा कहलाएगा, हमारा हार्ड मटेरियल है। मेरे
जैसे विश्वकर्मा जी ने आंसर दिया है कि ए आंसर यानी कि टफनेस, यस। तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, इंडेंटेशन यानी कि निशान, और टफनेस क्या होती है कि मटेरियल प्रॉपर्टी दैट कैन एब्जॉर्ब दी एनर्जी। जैसे कि हमारा जो ट्रेन वगैरह होती है तो वहां पर शॉकिंग टाइप की एनर्जी बार बार आती है कि जब जो ट्रेन की जब वो व्हील मूव करते हैं उस पटरी के ऊपर, तो वहां पर कभी जर्क आता है तो कभी वहां से एकदम फ्री हो जाती है, जैसे बाइक वगैरह। तो वो कौन सा मटेरियल है, किस टाइप की स्ट्रेंथ देखता हूं मैं, तो कि जो रेल है हमारी, जो ट्रेन की पटरी है जिसको हम गर्डर या रेल बोलते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, उसमें टफनेस ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहां पर बार बार शॉकिंग वाली या एब्जॉर्ब एनर्जी आएगी। आंसर हुआ इसका टफनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप मूव करें फास्ट। क्या है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट एनी ब्रेकिंग। मतलब बिना ब्रेकिंग के पास में उसके पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहे, कौन सा रहेगा इस हमारे पास में, मैक्सिमम स्ट्रेस रहे विदाउट एनी ब्रेकिंग, मतलब बिना फेल के जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहे उसको कौन सी बोलेंगे आप, फटीग स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर टफनेस। तो आपका जो फटीग स्ट्रेंथ है वो तो कहलाती है एनर्जी टू एब्जॉर्बिंग साइक्लिक एनर्जी लोडिंग। ये क्या होती है हमारी फटीग स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द साइक्लिक लोडिंग, यानी कि आपका जो साइक्लिक लोड हो उसको एब्जॉर्ब करने की जितनी कैपेसिटी हो, जैसे आप किसी वायर को इस तरीके से टिल्ट करें, एक बार आप कॉनके एक बार कॉन्वेक्स, या फिर आप क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करें, तो जब तक वो फेल ना हो तब तक उसकी फटीग स्ट्रेंथ कहलाती है, साइक्लिक लोडिंग होता है। तो साइक्लिक लोडिंग को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं फटीग स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल दैट कैन विदस्टैंड विदाउट एनी ब्रेकिंग। देखो गाइस, आपने यहां पर क्या बोला, जैसे किसी एक बंदे ने कि बी यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हो आप, तो यहां पर अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर जाऊं, क्योंकि आपने ये सब आंसर दिया है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए जैसे टेंसाइल मटेरियल्स के लिए, तो आपने क्या बोला है, ये कुछ इसी तरीके का बनता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये कहलाती है हमारी यील्ड स्ट्रेंथ, ये हमारा लोअर यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट, सॉरी अपर यील्ड पॉइंट, और ये पॉइंट कहलाता है लोअर यील्ड पॉइंट। बट यहां पर आप देखें तो इससे कहीं ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ होती है एक अदर पॉइंट पर जिसको आप नाम दिए हुए हो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। यानी कि ये जो वैल्यू है लोअर यील्ड पॉइंट और ये अपर यील्ड पॉइंट। यहां पर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारी क्या होती है, अल्टीमेट से थोड़ी सी कम होती है, तो मैक्सिमम तो नहीं होगा फिर। ओके, तो फिर कौन सा हो जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फ्रैक्चर टफनेस। फ्रैक्चर टफनेस मतलब फ्रैक्चर के टाइम पर जितना, जब वो रेल जो हमारी है ट्रेन की पटरी जिस टाइम पर टूटती है तो मैक्सिमम टफनेस उसने कितना लिया है, तो उसका फ्रैक्चर टफनेस तो वो भी नहीं है। जहां पर उसने बोला है कि मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल विदाउट एनी ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के टाइम पर, क्रैक होने के टाइम पर उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, हमारे अल्टीमेट से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकती। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप मूव करें तो आपको वो क्वेश्चन बता रहा है कि गिवन अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन विद, क्या बोल रहा है कि सिग्मा एक्स आपको 100 मेगापास्कल, सिग्मा वाई 50 मेगापास्कल और टाउ एक्स वाई की वैल्यू जो दे रखा है 30 मेगापास्कल। कैलकुलेट द मैक्सिमम
नॉर्मल स्ट्रेस यूजिंग द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन या स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कंडीशन। बताइएगा भैया फास्ट। आपको क्या बताना है कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है जिसमें आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखा है टाउ एक्स वाई। भैया पहले तो आपको बताना होना चाहिए कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन किसको बोलते हैं कि जिसमें अपोजिट फेसेस पर स्ट्रेसेस आर एब्सेंट। क्लियर? अपोजिट फेसेस ऑफ स्ट्रेस आर एब्सेंट। तो ये रहा अपोजिट फेस बना दिया आपने यहां पर। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेस इधर जा रहे हैं, देखो सिग्मा एक्स बोला है अपोजिट फेज, इसके अपोजिट में क्या रहेंगे? स्ट्रेसेस आर एब्सेंट। ओके, तो यहां पर ये जैसे सिग्मा एक्स है तो इसकी वैल्यू आपको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 100 मेगा पास्कल। और सिग्मा वाई जो है उसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है वो है 50 मेगा पास्कल। और टाउ एक्स वाई जो है आपका दोनों जगह एक ही रहेगा, उसकी वैल्यू है आपके पास में कितनी? 30 मेगा पास्कल। तो आपसे पूछना है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालिएगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि आप समझ गए भैया, वो तो हमको किसकी वैल्यू पूछ रहा है? सिग्मा मैक्सिमम या सिग्मा मेजर, जो कि फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस आता है मैक्सिमम के टाइम पर और कितना हो जाता है यहां पर? होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर ये दिया है। और सारी वैल्यू आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी है। तो रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आपने बताया कि यहां पर जो आंसर आना है वो आएगा कि सिग्मा एक्स यानी कि 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स यानी कि 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई यानी कि 30 का स्क्वायर। सॉल्व करो भैया इसको आप। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 50 यानी कि 150 बाय 2 यानी कि 75 प्लस 100 माइनस 50 यानी कि 50 बाय 2 यानी कि 25 का भी स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 और 30 का स्क्वायर 900। देख लेते हैं कितना आएगा। तो वो तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 9 6 15 15 25। क्लियर है? कॉस के फॉर्म में वो कॉस वाला दोस्तों सिग्मा एक्स है ना, सिग्मा एक्स डैश निकालते हो जिसके अंदर आप यहां पर आपको मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो यहां पर जो सिग्मा मैक्सिमम आ रहा है और वैसे भी cos थीटा की वैल्यू दे नहीं रखी है आपको 15 25 किसका होगा यह? तो ये शायद आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि 15 25 अगर आपको क्या निकालना हो
तो 25 किसके पीछे आते हैं, मतलब 5, तो ये आता है 5 के पीछे। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है आसपास में, और किसके स्क्वायर के आसपास, तो 4 चौक 16 होता है। स्क्वायर बैठ रहे हैं क्या, 3 4 12, ये स्क्वायर नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में वैल्यू आएगी फिर यह, तो फ्रैक्शंस में देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर अभी अपने पास मोबाइल के फॉर्म में है। 39 अप्रोक्स आएगा इसीलिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं 39। 39 प्लस 75 जो है वो आपका आता है 114 मेगा पास्कल, यानी कि यह आपका लगभग किसके आसपास आया है, हाँ 150 हम्म, तो ये आ रहा है लगभग हमारा 114, 114 मेगा पास्कल। तो यहां पर आप ऑप्शन में देखो तो आपको 125, 150, 200 और 175, यानी कि कोई सा भी आंसर हमारे यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ई वाला ऑप्शन यहां पर डाल दोगे। अब ऐसा क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी मिस्टेक आ जाती है क्वेश्चंस में, देखते हो ना कि वो आउट ऑफ सॉरी वो रहता है कि ऑप्शंस गलत होने के कारण या ऑप्शन आपके मैच न होने के कारण वो आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से एग्जाम का ही क्वेश्चन आपका आउट हुआ है, और इसका आंसर आप यहां पर मेगा पास्कल, तो आंसर कितना हुआ, तो आप बता दिए हो यहां पर 115 मेगा पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एसेंशियल फॉर अ मटेरियल टू रजिस्ट फटिग अंडर साइक्लिक लोडिंग। अभी देखा है हमने कि फटिग लोडिंग को रजिस्ट करने की जो स्ट्रेंथ होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एसेंशियल फॉर अ मटेरियल टू रजिस्ट फटिग अंडर द साइक्लिक लोडिंग। डक्टिलिटी, यील्ड स्ट्रेंथ, फटिग स्ट्रेंथ और टफनेस। डक्टिलिटी आपको क्या होती है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी की जो आपको क्या बताए कि किसी मटेरियल के फेल्यूर के पहले, किसी मटेरियल के फेलियर के पहले आपको प्रायर इंफॉर्मेशन देते तो डक्टिलिटी कहलाती है। और यहां पर तो फटिग से ही डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारा कि फटिग स्ट्रेंथ को क्लियर करेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू वियर आर इंडेंटेशन। अभी मैंने बोला है कि वियर टूट फूट से जो बचा है या इंडेंटेशन से जो बचा है वो कौन सी प्रकार की स्ट्रेंथ होगी, टफनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी। सेम ऑप्शन है बट आंसर अलग है। यहाँ पर कौन सा होगा, इंडेंटेशन, निशान से जो बचा है आपको, क्लियर है। जैसे कि आप ये कोई बॉडी है,
कौन सी प्रॉपर्टी बताइएगा? बताइए। तो आप यहां पर बताओगे कि इंडेंटेशन जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये वाला, तो अगर आप इसके ऊपर कोई स्क्रेच बनाए, स्क्रेच मतलब जैसे इस तरीके से निशान बनाए, तो इसके ऊपर कोई निशान ना आए, इस तरीके से निशान आ गया तब तो ये फेलियर हो जाएगा यार। तो इस तरीके से इंडेंटेशंस ना बने, नॉट फॉर्म इंडेंट या निशान, नॉट फॉर्म दैट टाइप ऑफ इंडेंट या फिर स्क्रैच। तो इसकी जो आंसर होगा फिर वो आप कौन सा बताओगे कि इसका जो आंसर है वो तो भैया हमारा फिर हार्डनेस के ऊपर टिक होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ अ मटेरियल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी टू रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, मतलब वो रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर आ जाए, जैसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते थे, अभी पढ़ा है आपने, प्लास्टिसिटी का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होने जाना है, ये हो जाता है हमारा टेम्पररी डिफॉर्मेशन, ब्रिटलनेस और हार्डनेस आप अभी पढ़ चुके हो। तो आपका जो प्लास्टिसिटी है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड मटेरियल नॉट गेट ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। जैसे कि जैसे गीले आटे से आप रोटी बनाते हैं तो रोटी से आप बेलन से फोर्स लगाया, जैसे बेलन हटाया तो वापस जो रोटी आपका बनाया है वो वापस छोटे से राउंड में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब वहां पर कौन सा हुआ है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहां पर डेवलप हुआ है। यहाँ पर जो आंसर बनता है वो हमारा कौन सा है, इलास्टिसिटी का। ओके, आगे बढ़े फिर हम। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स एग्जिबिट्स हाई डक्टिलिटी, इसमें से बताइए कि कौन सा मटेरियल आपका हाई डक्टिलिटी को एग्जिबिट्स करता है, यानी कि एग्जिबिट्स, यानी कि सबके पास इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, हाई डक्टिलिटी है। हाई डक्टिलिटी किसमें है, ग्लास जो है वो भी बताया ब्रिटल नेचर का है, कास्ट आयरन भी ब्रिटल का है, कॉन्क्रीट भी आपने ब्रिटल बताया, तो भाई साहब बचा कौन हमारा, अल्यूमिनियम। क्लियर है? यस, कास्ट आयरन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील बार विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 50 स्क्वायर mm is subjected to a tensile force of 10 kilonewton, what is the normal stress in the bar, उस बार में, उस टुकड़े में कितना क्या रहा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस रहा होगा, उसका एरिया कितना दे रखा है 50 mm स्क्वायर। तो मान लीजिए कि कोई आपका स्टील का बार है या टुकड़ा है, इस स्टील के टुकड़े पर आपने जो फोर्स लगाया कौन सा, टेंसाइल वाला,
तो P कितना दे रखा है आपको 10 किलो न्यूटन, यानी कि 10 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करूं ये न्यूटन है। क्लियर। और अगर हम बात करें, यहां पर भी P ही है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दे रखा है कितना 50 mm स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उन्होंने कि सिग्मा क्या होता है। तो सिग्मा क्या होता है इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि P अपॉन एरिया, यानी कि कितना हो जाएगा 100 नहीं होगा दोस्तों, तो ये 50 से एक शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मान लीजिए 5 दूनी 10, 10 यानी कि यहां पर कितना बन रहा है 20 मेगा पास्कल। ठीक है, 1000 था ना यहाँ पर। अब यहां पर कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि ये न्यूटन में था और ये mm में था। वी नो दैट न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा पास्कल। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहां पर आपका 200 मेगा पास्कल आएगा। ओके, जल्दबाजी नहीं करना। देखो आपने, आपको लगा कि सिंपल सा है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 दिख रहा है 100 से ही हो जाएगा, तो आपने 100 पर टिक कर दिया, ऑप्शन निकलकर आगे चले गए। पता चला भैया हमारा अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपका ये आंसर आया, क्वेश्चन आया, तो वहां पर आपका जिसे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर है, और 1 नंबर का क्वेश्चन से तो आपको तो लगा सही हो जाना है ये, तो ये आपको प्योर श्योरिटी थी। तो प्योर श्योरिटी के साथ में आपको लगा कि 1 नंबर मैंने गेन कर लिया, बट आपने उसका आंसर गलत कर दिया। अब गलत करने पर क्या हुआ, उसका मान लो जैसे 0.25 नंबर माइनस होना है, तो आपको कितने नंबर कम आए। आप बोलोगे सिर्फ 0.25 आया, नहीं भैया, एक आप अगर थोड़ा सा और 1-2 सेकेंड का समय दे देते तो 1 भी मिलता और 0.2 भी आपके पास में बच जाता, यानी कि 1.25 का नुकसान हुआ है आपके पास में। लेकिन आप गहराई से सोचना हर एग्जाम में, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तब, और नहीं होती है तब भी आपका ओरिजिनल नंबर तो जाएगा ही सही। मतलब आते हुए या नहीं आते हुए तुक्का लगाया हो उसका आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं कि चलो वो तो जाना ही था हमारा। जैसे मान लो आपने 50 तुक्के लगाए, 50 में से 25 आपके सही हो गए, 25 गलत हो गए, तो ठीक है, आपको लग रहा था कि 50-50 है, पर आपको ये इसमें श्योरिटी थी कि जिसमें हमारा सिलेक्शन होना है, जिसमें हमारा ऐसा लग रहा है कि 100% हमारा आंसर सही है, वो वाले क्वेश्चन जल्दबाजी में अगर हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं तो वो हमारे ज्यादा आपको हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आपको खुद को भी लगता है अरे यार ये क्वेश्चंस में गलती से ध्यान नहीं दिया और ये करके आ गया, वहां पर आपको खा जाती है। ये ध्यान रखें और इसको आगे भी हम माइंड में रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिलेंड्रिकल, वापस रिपीट किया है, क्या सिलेंड्रिकल रोड विद डायमीटर of 10 mm is subjected to a tensile force of 5 kN, then calculate the again stresses। आप क्लियर है। अब आपके पास में ऐसा सिलेंड्रिकल है, कोई बार है, इस सिलेंड्रिकल सेक्शंस पर इस सिलेंड्रिकल सेक्शंस पर गाइस हमारा जो डाया है, फोर्स कितना लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अगेन यहां पर कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। टेंसाइल फोर्स जिसकी वैल्यू है आपके पास में कितनी 5 किलो न्यूटन, यानी कि 5000 न्यूटन। और अब इसका जो डाया दिया है, वो डाया आपको यहां पर दे रखा है D इक्वल टू कितना दे रखा है 10 mm। तो आपको निकालना है कि टेंसाइल स्ट्रेस कितने होंगे, तो आपने बताया कि P अपॉन एरिया।
पी आपका यहां पर निकालना है और सर दिया है π/4 और इसका एरिया हो जाता है डी का स्क्वायर, यानी कि पी की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो है आपके पास में 5000 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी का स्क्वायर, यानी कि कितना 10 mm का स्क्वायर। तो अगर आप इसमें से सॉल्व करेंगे तो देखो 10 इंटू 10 कितना हो जाता है हमारा, तो आपको पता है कि 100 मतलब ये सॉल्व होगा तो 50 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 200 बटा पाई बचेगा। पाई यानी कि 3.14 होता है, तो अगर आप इसको काटे भी सही 3 से काटे अगर, तो लगभग 66 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है 66 के आसपास। तो यहां पर आपको इसी कोई वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो यानी कि फिर आप इसको लगाओगे 63.66 आ रहा है हम, तो ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, कहीं गलती। A cylindrical rod with a diameter of 10 mm is subjected to a tensile force of 5 kilonewton. Calculate the normal stress in the rod. बिल्कुल आपने सही अप्लाई किया है। तो यहां पर मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में आंसर आएगा। ओके, तो इसका जो आंसर है वो वापस आपका गलत होता है, तो यहां पर आप फिर ऑप्शंस बनाओगे। ऑप्शंस मतलब वही देखो, अब जैसे वहां एग्जाम में तो आप ऐसा कर नहीं सकते हो कि जैसे एक ऑप्शन कम पड़ रहा है तो आपने दूसरा ऑप्शन यहां पर क्रिएट कर लिया, वहां तो इन चारों में से किसी पर टिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, एक आध बार चेक कर लें कि हो सकता है कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई भैया। अगर ऐसा लग रहा है कि गलती वगैरह कहीं हो गई हो तो वापस उसको क्रॉस चेक करें, अगर नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको फिर वापस यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, मतलब देख रहा है आपको कि तो गलत ही बन रहा है, तो फिर आप फाइनली यहाँ पर क्या बताओगे कि कोई सा भी ऑप्शन टिक कर दो, वो फाइनली वापस या तो क्वेश्चन रिजेक्ट होगा या फिर सभी को आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश ये करें कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें अगर आपको 100% श्योरिटी है। ऐसा नहीं कह रहे मेरे को लग रहा है कि इसमें से कहीं गलती कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम पर तुक्का नहीं लगा रहे अपन, तुक्का नहीं लगाए, तुक्का लगाने से फिर गलती बन जाएगी है, तो इसलिए ध्यान रखें आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर इज सिंपली सपोर्टेड at both ends. It carries a uniform load of 10 kilonewton per meter along its entire length. What is the reaction at each support? यह सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, डरना नहीं है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया, ठीक है, दिया, ये बना लिया आपने। फिर उसने बोला है कि दोनों सपोर्ट हमारे कैसे हैं, सिंपली सपोर्टेड है, ये बना दिए सिंपल सपोर्ट। ये मान लो बी है और ये हमारा एक और। यहां पर हॉल सेक्शंस पर आपका क्या लग रहा है, यूडीएल, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है W इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको पूछा है कि इसकी लेंथ अगर 6 मीटर हो, तो आपसे पूछा है कि भैया इसकी रिएक्शंस कितनी होगी वो तो बता दो आप, तो आपने बोल दिया कि ठीक है हम बता देंगे आपको, थोड़ी देर रुकिएगा, आपने ऐसा बोल दिया उनको। तो आपसे पूछ रहा है कि यहां पर जो रिएक्शंस आएगी ना, आर ए
और आरबी की वैल्यू कितनी होगी। दो तरीके हैं, एक आप डायरेक्टली निकाल सकते हो WL/2, ठीक है, WL/2 से निकाल सकते हो, या फिर मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको कि टोटल लोड और फिर उसको सेंटर पर अप्लाई करो, दोनों का हाफ सेंटर में हो जाएगा, तो फोर साइड डिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैंने बोला था आपको समझ में नहीं आया तो उसको समझाने का तरीका ये रहा। क्या रहा कि अगर इसी बीम में अगर हम टोटल लोड को देखें तो टोटल लोड कितना होगा, W इंटू एल यानी कि 10 इंटू 6 यानी कि 60 किलो न्यूटन, ठीक है। और ऑल लोड कैरिंग ऑन सेंटर ऑफ द लोडिंग, तो सेंटर ऑफ लोडिंग यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये आपकी जैसे लोडिंग थी, तो ये इसकी सीजी पर लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा गाइस, हमारा सीजी ऑफ दी लोडिंग डायग्राम। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, टोटल लोड इंटू फार साइड डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस या लेंथ। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, ये भी L/2 और ये भी कितना होगा, तो ये भी आपका L/2 होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो उसका सीजी वहीं पर लाई करेगा। तो अगर आप यहां पर बताएं तो आपने कितना बताया, मैं ट्रेडिशनल से क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और वो करके तो निकाल लोगे, ये भी आपको याद रहे इसलिए। तो 60 हो जाएगा यहां, इंटू फार साइड डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से, ये नजदीक वाली है इस ए के लिए, और इस ए के लिए इस सीजी से जो दूर वाली कितनी है वो L/2 यानी कि 6/2 अपॉन होल डिस्टेंस यानी कि 6। तो आर ए कितना आया, तो आर ए आपने बताया कि ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना हो गया ये हमारा 6 से 6 यानी कि 10 और 2 3 6 यानी कि 30। यहां पर कितना आएगा, तो आप बताओगे कि 30 किलो न्यूटन। ओके, तो आर ए कितना 30, आरबी भी सिमिलर आएगा हमारा 30 किलो न्यूटन। नहीं तो आपका 10 नहीं आएगा दोस्त, क्या कर रहे हो, each reactions will be 30, yes 30 yes। अच्छा मेरे को 10 दिखा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड 5 किलोन्यूटन एट द फ्री एंड, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। फटाफट बताइएगा आप, ये बेंडिंग मोमेंट कितना है, क्या बोल रहा है कि लेंथ आपकी जो है वो है 4 मीटर और लोड आपका फ्री एंड पर है 5 किलो न्यूटन। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम मूवमेंट आएगा वो आपका यहीं पर आएगा मैक्सिमम, और जो होगा P इंटू एल यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20 किलो न्यूटन मीटर। यहां पर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका वी ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो तो आपको पता होना चाहिए कि E इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू होता है इसके बीच में, और E और G के बीच में देखो तो वो होता है E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। और अगर E G और की के बीच में देखो तो ये होता है 9 kg अपॉन 3K प्लस G, और ये रिलेशन होता है E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू। अब यहां पर म्यू की जगह उन्होंने क्या यूज कर लिया है, तो आप बताते हो कि वहां पर उन्होंने
यूज किया है ऐसा यहां पर न्यू, वी जैसा जो दिख रहा है उसको न्यू बोलते हो आप। ओके, इसका जो आंसर बन रहा है वो आप यहां पर बताओगे कि E इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ न्यू। ओके, ये आंसर है। If the Poisson's ratio of a material is 0.3 and the Young's modulus is 200 gigapascal, what is the value of the modulus of rigidity? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू बताइए अगर पॉइजन्स रेशियो आपका 0.3 है और यंग्स मॉडुलस 200 गीगापास्कल है। इसी से न्यूमेरिकल बना दिया। देखो दोनों प्रकार का क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, तो अब आपको जैसे इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व करना है। E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू से करें सॉल्व, तो आप बताओगे कि आप क्या करो, मैं कर लूंगा फटाफट, तो कर लो फटाफट आप सॉल्व। E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, ई की वैल्यू आपको दे रखा है 200 गीगापास्कल और सेम यूनिट में ऑप्शन में भी है, तो इसलिए इसको कैंसल या सॉल्व नहीं, मतलब वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस म्यू तो कांस्टेंट होता है 0.3 दे रखा है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, यानी कि यहां पर 100 गीगापास्कल जी बचा है और ये हो जाएगा 1.3। क्लियर है? यानी कि जो जी की वैल्यू में निकालूं तो ये बचेगा कि 100 डिवाइडेड बाय 1.3। पक्का? हाँ, तो जी की वैल्यू जो है आपको यहां पर मिलेगी 1000 डिवाइडेड बाय 13, यानी कि ये आएगा तो यानी कि 12 बचे ना, सॉरी 9 बचे, यानी कि ठीक है, और अब बचे 12 यानी कि 120, 76 के आसपास आप यहां पर बता दोगे कि जो आंसर आ रहा है या 76.92 आ रहा है इसका आंसर, तो यही रहेगा हमारा आंसर। यहाँ पर फिर देखो ये ऑप्शन में हमारे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है यहाँ पर, ये जो ऑप्शंस रहेगा ये जैसे नियरेस्ट है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 76.92 नियरेस्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि इफ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.4, what will be the relationship between the bulk modulus, modulus of rigidity, if the modulus of Young's elasticity या Young's modulus is given as the 200 gigapascal? आप बताइए कि इनके बीच में किस तरीके का रिलेशन हो सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने। तो आप जानते हो कि क्या जानते हो, तो आपने बोला कि E इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू पढ़ा मैंने। E इक्वल टू अगर मैं देखूं तो 3 के 1 माइनस और 2 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, यानी कि E आपके पास में यहां पर मिलेगा 4 दूनी 8, यानी कि 0.8, 1 में से 0.8 गया तो 0.2 बच रहा है यहां पर, यानी कि ये बचा मेरे पास में कितना, E इक्वल टू 0.6 के। इसको आप दे दो कोई सी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपने पढ़ा है कि E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू होता है। देखो E और G के बारे में पूछा है, इसलिए के और क्या पूछा है कि बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी के बीच में क्या रिलेशन। दूसरा आपने ये अप्लाई किया, तो क्या बोल रहा है यहां 2G1 प्लस 0.4, यानी कि 1.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.8G। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेट करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्या वो लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या देखने को मिला आपको कि E इक्वल टू 0.6 के और इसके इक्वल टू ये है, तो आपने यहां पर 0.6 के लिया और ये लिया 2.8 ऑफ G। अगर K को यहीं पर रखूं मैं, क्योंकि सभी टर्म्स हमारे K के इक्विवेलेंट है, क्लियर है, तो K के इक्विवेलेंट तो जहां पर हो जाएगा यहां 2.8 अपॉन 0.6 टाइम्स ऑफ
जी। तो यहां पर अगर आपने यहां पर आंसर देखें तो आपको देखने को मिल रहा है, एग्जाम में भी आ सकता है जैसे इस तरीके से, क्या मिल रहा है कि 0.6 से मतलब जो पॉइंट से पॉइंट आउट कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 3 जी। और इसको और सॉल्व करेंगे तो लगभग 5G के आसपास आएगा, किसका, लगभग 5G। तो यहां पर है क्या ऑप्शन में, अच्छा दे ही रखा है 14/3 ऑफ जी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है, सॉरी फर्स्ट, इज करेक्ट। क्लियर है। इस तरीके से भी हमारी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे अच्छे आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हो, उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या है। तो डिटरमाइन क्या करते हो आप उसके लिए, तो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नहीं भैया इंक्लाइंड प्लेन पर आपको स्ट्रेसेस निकालने थे, ये आपको माइंड में होना चाहिए। देखो, टू एनालाइज द स्ट्रेसेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट अ पॉइंट, ना कि टू मेजर द डिफॉर्मेशन, उसके लिए तो आपके पास अलग थ्योरीज है। टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये भी नहीं है। क्या मेजर करते हो, टू एनालाइज द स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट अ पॉइंट। यहां पर जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो वो आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस करता हूं तो बताइए कि उसके अंदर कौन कौन से मेरे पास में स्ट्रेस कंपोनेंट आते हैं। तो आपने बोला कि भैया आपने किसकी बात करी थी, इंक्लाइंड प्लेन की। ठीक है कि इंक्लाइंड प्लेन ले लिया हमने, ये रहा हमारा एज ए इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपने देखा था कि स्ट्रेसेस कौन कौन से प्रकार के हो सकते थे या हो सकते हैं। ये पढ़े थे, साथ ही साथ आपने इस प्रकार से स्ट्रेसेस पढ़े थे, जैसे ये सिग्मा एक्स है, ये टाउ एक्स वाई हो सकता है, ये हमारा सिग्मा वाई, और ये टाउ एक्स वाई। तो क्या क्या हो सकते हैं कि नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस दोनों हमारे वहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या होगा ऑप्शन, तो आपने बताया है कि यहां पर बोथ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस कैन बी एग्जिस्ट। Okay, the principal stresses are defined as the stresses acting on a plane where the shear stress is maximum, minimum equal to the normal stress या जीरो। आपने तो क्या पढ़ा है भैया, ये कि जहां पर shear stress की वैल्यू हमारी क्या रहे, जीरो रहे, उसी प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ओके, यस, ए आंसर। नेक्स्ट है कि ना टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द मैक्सिमम shear stress occurs at an angle of, मैक्सिमम shear stress हमारा कितने एंगल पर अकर करता है, 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, 0 डिग्री या 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। कितना होता है, तो आपने पता है कि आपने एक नोट पढ़ा था, जिसे आप यहां पर देखो, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यहां पर देखो ना, सिग्मा मैक्सिमम है और यहां पर ये सिग्मा मिनिमम, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से कितना हो सकता है या होता है। तो आपने पढ़ा है कि मोहर सर्कल में 45 से 135 डिग्री, एक 45 पर होगा और दूसरा हमारा 135, और जैसे कि इसके जस्ट अपोजिट होगा तो वो आपको कितना दिखेगा, डबल दिखेगा, 270। 155 है, सॉरी 90 डिग्री है, ये कितना 270 हो गया, एक सर्कल घुमाओ तो 270 का आधा कितना होता है, 135। यहां पर आपने क्या बोला कि आपका जो एंगल यहां पर देखिए मैक्सिमम और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बीच में तो 90 डिग्री का बन रहा है, बट मोहर सर्कल में आपने पढ़ा है को डबल एंगल शो करता है। क्या करता है, डबल एंगल शो करता है, तो इसलिए यह कितना
कितना होगा, डबल एंगल मतलब 90 डिग्री ना होते हो 45 डिग्री, बट प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बीच का एंगल, तो वो आप बताओगे कितना, 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये ध्यान रखना है। और इसमें आपको ये नोट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, क्या लिखा है आपने कि द एंगल बिटवीन माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, बट इन मोहर सर्कल एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, इट मींस मोहर सर्कल शोज द डबल एंगल, तो हर एक डबल एंगल होगा, ये अगर 90 डिग्री दिख रहा है तो ये फिर हमारा 90 डिग्री ही होगा, सो 90 डिग्री दिख रहा है तो ये हमारा फिर कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें, तो द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हेल्प्स टू डिटरमाइन द फॉलोइंग एट अ पॉइंट, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या देती है आपको डिटरमाइन करने के लिए, तभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है इंक्लाइन प्लेन पर स्ट्रेसेस, तो क्या बोला है, प्रिंसिपल स्ट्रेन ओनली, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओनली, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ओनली, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स ऑन एनी प्लेन, क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन हमारा 0 से लेकर 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी प्लेन पर इसमें स्ट्रेसेस निकाल सकते हो, चाहे नॉर्मल हो वो या चाहे शियर स्ट्रेस हो, उनका ओरिएंटेशन भी आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कि ना टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आर कॉल्ड एज मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल, शियर, नॉर्मल, ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रेस, तो आपको पता है कि उनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आंसर है मतलब क्वेश्चन है आपका कि ना प्लेन स्ट्रेस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर एग्जिस्ट, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताकर आया हूं मैं आपको यार, अभी पढ़ा था ना आपने कि कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी होते हैं, टाउ एक्स वाई भी होते हैं, बट अपोजिट फेसेस पर हमारे स्ट्रेसेस 0 होते हैं, क्लियर है, यानी कि कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे आपके यहाँ पर, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई बिल्कुल वहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, टाउ सिग्मा वाई भी हो सकता है वहां पर, पर अभी यहाँ पर सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई के बारे में बोला है तो ठीक है, यहाँ पर सिग्मा वाई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर नोट के फॉर्म में आपने यहाँ पर लिख रखा है, इस तरीके से अगर हमारा सिस्टम हो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ये दोनों टर्म्स। ओके, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेरिकल स्ट्रेस कंडीशन, तो स्पेरिकल स्ट्रेस कंडीशंस में क्या होता है, तो स्पेरिकल स्ट्रेस कंडीशंस में हमारे क्या होते हैं कि उसके चारों तरफ या तीनों दिशाओं में हमारे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करते हैं, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, यही आपने बोला है कि इन दिस केस नॉर्मल स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर, मतलब टेंसाइल है तो टेंसाइल, कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव, एंड शियर स्ट्रेसेस शुड बी 0 इन ऑल प्लेन्स, दैट इज ऑल प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन्स इन स्फेरिकल स्ट्रेस कंडीशन, तो होंगे इसी का जहां पर शियर स्ट्रेसेस होंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड सभी बराबर होंगे, और टाउ एक्स वाई जेड, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स और टाउ वाई जेड और टाउ एक्स जेड, ये हमारे क्या होंगे 0, यहां पर क्या टाउ एक्स वाई टाउ जेड एक्स और टाउ वाई जेड लिखना था तो वो वाई एक्स हो गया है, ध्यान रखना है। जेड है, हाँ, तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो आप बोलोगे यहां पर कि ऑल स्ट्रेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और शियर स्ट्रेसेस आपके 0 होते हैं। शियर स्ट्रेसेस क्या नॉर्मल स्ट्रेस आर इक्वल टू शियर स्ट्रेस, नहीं, सिर्फ वो हमारे इनकी वैल्यू एक दूसरे के बीच में लाई करती है, शियर स्ट्रेस तो 0 होगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें कि ना प्योर शियर कंडीशन द नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, इन अ प्योर शियर कंडीशन द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर, क्या होते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस, तो प्योर शियर केस में उल्टा हो जाता है, वहां पर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है और नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो जाते हैं, देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेसेस आर 0, नॉट इक्वल टू शियर स्ट्रेस या नॉन 0 या नॉट 0, बट द शियर स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम, मैक्सिमम भी नहीं होता है, जो भी होना हो उसका वैल्यू को वो मैक्सिमम लाई करता है, हाँ यही तो होगा, ये ज्यादा सही है। टाउ एक्स वाई है तो आपका सारी जगह स्ट्रेसेस क्या हो गया, मोहर सर्कल आपने जो बनाया था टाउ एक्स वाई तो सभी इसी के बराबर होंगे हमारे, यानी कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और सभी बाकी के क्या होंगे 0 टर्म्स होंगे, ये टर्म्स ध्यान रखिए। ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है कि 0
और शियर स्ट्रेसेस यहाँ पर क्या रहेंगे, मैक्सिमम, मतलब जितने होंगे वो मैक्सिमम ही होंगे वहां पर, उससे ना तो कम होंगे और ना ही इससे और कुछ ज्यादा हो सकता है। जो जितना यहाँ पर लग रहा है उतना ही यहाँ पर नहीं, मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि यहाँ पर 10 लग रहा है तो चारों तरफ उसमें 10 ही लग रहा होगा, ना तो 9 लग रहा होगा कहीं पर, ना कहीं पर 8.5 लग रहा होगा, नहीं कहीं पर 11 लग रहा होगा। तो ये सभी वैल्यू आपकी समान होगी, आप ये बता रहे हो। एक पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपने देखा था यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट के फॉर्म में इसमें कन्वर्ट होता है क्या, नहीं इसमें तो होता है पॉइंट के फॉर्म में स्फेरिकल स्ट्रेस कंडीशन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहां पर रेडियस 0 हो जाती है। इन अ बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन व्हिच स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर टिपिकली नॉन जीरो, इसमें बायएक्सियल, तो बायएक्सियल में हमारे कौन कौन से होते हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वहां पर एग्जिस्ट करता है, बट टाउ एक्स वाई वहां पर 0 होता है। तो आप क्या बोलोगे कि ओनली सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई ओनली एग्जिस्ट। शेयर स्ट्रेस इसको नहीं मान लेना है, प्लेन स्ट्रेस में होता है, इसमें प्लेन स्ट्रेस में होता है, बट नॉर्मल स्ट्रेस या बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशंस में सिर्फ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ही एग्जिस्ट करता है। ये है हमारा किसके लिए, फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ये ध्यान रखिएगा, अभी पढ़कर आए हैं आप, बट फिर भी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और बायएक्सियल में यही डिफरेंस था कि उसमें टाउ एक्स वाई होता है प्लेन में, बट इसमें शियर स्ट्रेस नहीं होते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला होता है, वो चाहे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन हो या फिर बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन हो, दोनों में सेम फार्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पर शियर स्ट्रेस से कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल इज अ रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट होता है कि स्ट्रेन एनर्जी आपकी स्टोर्ड होती है इस मटेरियल में, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ओनली, प्लास्टिक, बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक। भाई साहब प्लास्टिक हो जाएगा तो स्प्रिंग बड़ी हो जाएगी ना, तो वो थोड़ी ना काम आएगा। जैसे आपकी गाड़ी का जो शॉकअप है, तो जैसे आप गाड़ी गड्ढे में जाती है तो जंप करते हो तो नीचे शॉकअप दब जाता है, और जैसे आप बाहर निकलते हो उस गड्ढे से तो शॉकअप वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है, न तो उससे बड़ा हो जाता है और न थोड़ा सा उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है। तो प्लास्टिक होता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, जितना शॉकअप पहले था वो अभी भी ऐसा दिख रहा है, वो चाहे आपकी गाड़ियां वगैरह हो, और कभी कभी जैसे परमानेंट हो जाता है, जैसे वो कमानी वगैरह देखी होगी ना आपने, लिफ्ट वगैरह जिसमें होती है ट्रक और बड़ी बड़ी सोमे वगैरह में, तो वापस रिपेयर के लिए वापस आती है कि उनको वापस सेटल आउट करो, या फिर ज्यादा बिगड़ जाती है फिर नहीं अप्लाई करते हो कमानी, क्लियर। बट परमानेंट डिफॉर्मेशन आप वहां पर नहीं चाहते हो, बिल्कुल इलास्टिक हो सकता है। कौन सा होगा, ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ओके, यस। Next question, in an elastic material the strain energy per unit volume is given by the following formula। बताइए, इसको मैं बता चुका हूं आपको, ये नंबर ऑफ एग्जाम्स में आया हुआ है अलग अलग है। तो यहां पर आपने देखा कि भैया वी नो दैट, ये सबसे पहले लिखोगे आप, क्या लिखोगे कि वी नो दैट स्ट्रेन एनर्जी जो होती है, जिसको मैं यू के फॉर्म में लिखता हूं, ये होती है कि हाफ ऑफ फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन, हाफ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन। और ये आपने पढ़ा है कि 1/2 P इंटू PL अपॉन AE डिफॉर्मेशन को, क्लियर है। यहां पर लिखा है भैया उन्होंने पर यूनिट वॉल्यूम, क्या लिख कर गया वो, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आपने यहां पर दोनों तरफ वॉल्यूम से भाग दे दिया, तो वॉल्यूम से भाग दिया यानी कि यहां पर आपने V से भाग दिया, और V से भाग दिया तो इसका मतलब एरिया इंटू लेंथ थी तो होता है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा कि भैया 1/2 ऐसा कैसा रखो, और ये हो जाएगा P अपॉन एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा P इंटू एल अपॉन, यही पढ़कर आए हो आप, क्लियर, क्लियर। अब यहां पर P अपॉन ए और P अपॉन ए है, ये हो जाता है सिग्मा, क्लियर, क्या हो जाता है सिग्मा, यानी कि U अपॉन V इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन E, और इस एल से ये एल कैंसल आउट हो चुका है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है क्या, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई, नहीं 1/2 सिग्मा स्क्वायर सिर्फ दिख रहा है, अपॉन ई नहीं दिख रहा है। यहां पर ई स्क्वायर एप्सिलॉन दिख रहा है, सिग्मा एप्सिलॉन दिख रहा है, और ये दिख रहा है 1/2 सिग्मा इंटू ई, ये भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करें, और आगे बढ़ो, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आपने बताया
कि आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2, और हुक्स लॉ से देखो तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है ई इंटू एप्सिलॉन, और सिग्मा अपॉन ई जो होता है वो भी होता है एप्सिलॉन। ये पढ़ा है आपने कहां से? तो आपने बोल दिया भैया इतना तो आता ही है हमको, क्या कि हुक्स लॉ क्या बोलता है। हुक्स लॉ बोलता है कि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? ई इंटू एप्सिलॉन, और सिग्मा अपॉन ई भी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है भैया? तो आपने यहां पर बताया कि u इक्वल टू, यहां पर देखने को मिला 1/2 ई इक्वल टू एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये अपॉन में आप चाहो तो यहां पर यूनिट वहां पर बोल ही दिया है उसने, तो वो इसलिए यहां पर आंसर बताओ फटाफट कौन सा हो रहा है। तो आप बताओगे कि आंसर जो हो रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 1/2 ई इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर सही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो क्या बता रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी द इलास्टिक मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ। इलास्टिक मॉडुलस आपको क्या मेजर करके बताता है? द मटेरियल्स एबिलिटी टू डिफॉर्म द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी एट अ मैक्सिमम स्ट्रेस, नहीं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मटेरियल। तो ये बताता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये टर्म्स आप बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिएगा। ये आपको क्या बताता है कि मटेरियल्स की आपकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने की कैपेसिटी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कभी तो आप परमानेंट डिफॉर्मेशन से वापस हो ओरिजिनल में आ जाते हैं, वही आपको ई दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम इज एप्लीकेबल कब है? कि आपका हुक्स लॉ एप्लीकेबल हो, यानी कि मटेरियल इलास्टिक हो, प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेस सिस्टम के, साथ ही साथ वो क्या हो हमारा होमोजेनियस हो, आइसोट्रोपिक हो, साथ ही साथ उसमें कोई भी हमारा यील्डिंग वाला केस ना हो। तो डिटरमाइनिंग डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिट फोर्स एट अनदर पॉइंट इन अ लीनियर इलास्टिक सिस्टम, बिल्कुल ये वाला ही सही हो गया हमारा। यानी कि आप एक फोर्स पर या एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करें और दूसरे जगह पर आप यहां पर फोर्सेस कैलकुलेट करके दिखाते थे। नेक्स्ट है आपका कि कैस्टिग्लियानोस थ्योरम इज प्रिंसिपली या प्राइमरली यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? तो आप भैया डिफॉर्मेशन डिटरमाइन करने के लिए तो इसका यूज करते हो। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, उसके लिए यूज करते हो क्या? नहीं भैया, स्ट्रेन एनर्जी तो उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी को डिटरमाइन करते हो नहीं, स्ट्रेन एनर्जी का उपयोग करते हुए उसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं, तब जाकर मुझे क्या मिलती है? तो आपने बोल दिया था कि मुझे ये थ्योरम मिल जाती है। कौन सी? कि पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। आपने क्या बोला है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सिस्टम, द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल एंड डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस इन अ स्ट्रक्चर, बिल्कुल आप यही यहां से कैलकुलेट करते हो। स्ट्रेन एनर्जी को आप क्या बोलते हो? ये गलत, ये नहीं कर देना कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू द एक्सटर्नल। स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते हो, स्ट्रेन एनर्जी का उपयोग करते हुए मैं डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करता हूं। आप चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हो V naught V naught calculating strain energy by using Castigliano's थ्योरम। वाइल, जबकि क्या करते हो? वाइल बाय पार्शियली differentiating the strain energy, we calculate
deformation in this theorem. तो थ्योरम क्या है आपको पता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि इन दिस ओके जी, ध्यान रखिएगा। यस, डी यू बाई डी एफ इक्वल टू जीरो कब होता है दोस्तों? जब आपका रेस्ट्रेंट अप्लाइड कर रहे हो, जैसे मेथड ऑफ लीस्ट वर्क को बोलते हैं सेकंड थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो, और फर्स्ट थ्योरम जो बोलती है कि उसके इक्वल टू आपको डिफॉर्मेशन दे देता है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी फोर्थ। अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानोस थ्योरम द डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रक्चर अंडर द लोड, ये तो अभी आपने देखा है यार, क्या होता है वो, इक्वल टू द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके डिफरेंशिएट करने पर मिलता है इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या the partial derivative of strain energy with respect to the applied force or the total sum of all forces acting on the bodies या system। तो ये आपने यहां पर मैंने जब पर बता दिया है आपको, जैसे कि कैस्टिग्लियानोस थ्योरम आपको क्या बोलती है, तो क्या होती है वो कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्सेस, ये भी पढ़ा है आपने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि दो तीन अलग अलग आपको जैसे लोडिंग के केस वगैरह हो और उनसे कुछ कैलकुलेशंस करना हो, तो उन सबको आप साथ में, जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि 70 और 80 कितने होते हैं बताइए, तो आप बोल रहे कि मैं नहीं जोड़ पढ़ पाऊंगा, तो आप क्या करोगे, 70 के भी टुकड़े कर दो। तो 70 के आपने क्या बोल दिया है कि 70 को मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि 50 प्लस 20, ये 50 प्लस 20 आपने क्या किया है, अलग अलग हिस्से कर दिए इनके, अब इनको जोड़ के कर दो, तो 50 प्लस 20 किया और 70 आया, तो सुपर इंपोज कर दिया कि 50 और 20 को आपने जोड़ दिया, क्लियर है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई सिंपली सपोर्टेड या कोई सा भी प्रकार का बीम हो आपका, या कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, मान लीजिए कि जैसे यूडीएल भी आ रहा है, उसके ऊपर ये पॉइंट लोड भी आ रहा है, और भी कोई एक, तो इन दोनों का इफेक्ट आप एक साथ लेकर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको टफ लग रहा है, तो आप इसको ऐसा करो कि एक बार आप सेम बीम वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा कि लेंथ वगैरह चेंज कर दिए, ऐसा नहीं, आप सेम बीम वगैरह को एक बार आप पॉइंट लोड लेकर कंसिडर करके सॉल्व कर लो, और एक बार आप यूडीएल लेकर, जैसे इसके कारण जितनी रिएक्शंस आनी है और इसके कारण जितनी रिएक्शंस आनी है, उन दोनों को प्लस कर दो तो पर्टिकुलर उस पॉइंट की मिल जाएगी, उसी तरीके से इसके लिए कर दो, ये कहलाता है सुपरपोजिशन। क्या है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल किसके लिए होती है, तो वो आप बता रहे हो कि द नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल ओनली, लीनियर सिस्टम्स वेयर द प्रिंसिपल ऑफ लीनियरली होल्ड्स, या नॉन इलास्टिक सिस्टम या सिस्टम्स अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नहीं भैया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वगैरह चेंजेस आ सकते हैं, इस लोडिंग पर फिर वो अलग बिहेव कर देगा और इस लोडिंग पर फिर वो अलग, तो रिजल्ट से हमारे थोड़े से डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो किसके लिए है, तो वो आपका अवेलेबल है लीनियर सिस्टम्स वेयर द प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी इज होल्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें तो मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल, किसको, ओनली लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स विद द यूनिफॉर्म मटेरियल प्रॉपर्टीज, एनी टाइप ऑफ स्टैटिक सिस्टम या स्ट्रक्चर्स विद नॉन लीनियर बिहेवियर, डायनामिक सिस्टम्स अंडर द टाइम। तो भैया वो किसके लिए, ओनली लीनियर इलास्टिक मटेरियल, वो भी कौन सा, स्टैटिक हो, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स विद यूनिफॉर्म मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि द सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन अ सिस्टम subjected to non-linear forces, multiple independent loads, time dependent loads of plastic। वैसे टाइम के कारण हुआ तो फिर अलग अलग बिहेव करेगा, प्लास्टिक वाला अपना मनाही बोल दिया है, नॉन लीनियर भी नहीं होना चाहिए, कौन सा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट लोड हो सकते हैं, मतलब वो एक लोड दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो, जैसे पॉइंट लोड अगर आपने हटा दिया तो यूडीएल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यूडीएल हटा दिया तो पॉइंट लोड की नेचर चेंज हो जाएगा, दोनों अपना अपना बिहेवियर शो करवाएंगे वहां पर। तो किसके लिए है कि इंडिपेंडेंट लोड हो और ऐसे मल्टीपल भी हो, तो उनको हम सिंप्लीफाई करते हुए एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कैस्टिग्लियानोस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ मटेरियल, the strain energy stored in the material, the temperature distortion in the body, or the deflection or displacement in a structure। भैया आप यहां पर वही क्वेश्चन आए वापस कि स्ट्रेन एनर्जी का उपयोग करते हुए आप
सॉल्व करते हो। तो यहां पर आपने पूछा है कि कैस्टिग्लियानो से सॉल्व क्या करते हो, तो सॉल्व क्या करते हो, डिफ्लेक्शंस या फिर डिफॉर्मेशंस कैलकुलेट करके निकालता हूं, और उसका एक फार्मूला आपने यहां पर यह दिखा रखा है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो कौन सा है सुपरपोजिशन के हिसाब से, इट कैन ओनली बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट नॉट स्ट्रेसेस, it can be applied to a system with both linear and non-linear material behavior. It assumes that the system's response to each load is independent of other loads. बिल्कुल भी आपका यही वाला ज्यादा सही बैठ रहा है। यहां पर जैसे पहला वाला दिख रहा है कि कैन ओनली बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट नॉट स्ट्रेसेस, भी स्ट्रेसेस भी निकाल सकता हूं मैं। अभी तो निकाली आपने रिएक्शन, उन रिएक्शंस को एरिया से डिवाइड कर दो तो स्ट्रेसेस मिल जाएगा, तो उसमें इंडिविजुअल का भी निकाल के हम साथ में कर सकते हैं ना, तो ये नहीं है। कौन सा होगा, तो आपने बोल दिया कि assumes that the system's response to each load is independent of other loads. ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स पर अगर हम मूव करें, सेकंड लास्ट है, which of the following material is most likely to fail under the brittle fracture। इसमें से कौन सा ब्रिटल के अंदर फेल हो जाएगा। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि डक्टाइल कौन सा है, यहां पर आपको पढ़ना है कि ब्रिटल। तो ये आप बताओगे कि भैया स्टील तो हमारा डक्टाइल है, ये भी डक्टाइल है, और रबर भी हमारा फ्लेक्सिबल टाइप का। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि जो कि कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल नेचर से फेल होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि इन अ टेंशन टेस्ट द पॉइंट एट विच अ मटेरियल बिगिंस टू डिफॉर्म प्लास्टिकली इज नोन एज। तो जो हमारा स्ट्रेन टेस्ट होता है, जैसे कि आप उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए और उसमें आप ये बोल रहे हो कि द मटेरियल कैन प्लास्टिकली डिफॉर्म, किसके बाद स्टार्ट हो जाता है प्लास्टिकली, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो। तो आप बोलोगे कि प्लास्टिसिटी आपकी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पर जो डिफॉर्मेशन, क्या बोला आपने कि इन टेंशन, रबर नहीं है भैया, रबर तो हमारा फ्लेक्सिबल मटेरियल है, वो ब्रिटल नहीं होगा। इन टेंशन टेस्ट द पॉइंट एट विच अ मटेरियल बिगिंस टू डिफॉर्म प्लास्टिकली इज नोन एज, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए, यानी कि उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बहुत आगे बाद आती है। फ्रैक्चर पॉइंट भी लास्ट पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट तो हमारी यहीं पर आ जाती है। तो फिर कौन सा हुआ, ये हमारा इल्ड पॉइंट की पॉइंट कहलाएगा। रबर नहीं है, आपने जैसे ऑप्शंस दिया है कि रबर है पिछले क्वेश्चंस का, नहीं, रबर तो हमारा फ्लेक्सिबल है, डक्टाइल टाइप का मटेरियल, उसको खींचोगे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे, फ्रैक्चर थोड़ी ना हो जाएगा तुरंत वो। नेक्स्ट है कि द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, भाई साहब मेरी मैक्सिमम कितनी है, जैसे कि आपको मैं बोलूं कि आप कितना लोड उठा सकते हो मैक्सिमम, तो आप बोलते हो कि मैं 80 किलो उठा लूंगा। बट इन रेयर केसेस अगर आप कुछ अनहेल्दी रहे या कुछ डिस्टर्बेंस रहा, तब भी आप कितने उठा सकते हो, क्रिटिकल केस में जैसे बीमार वगैरह रहे, खाना वगैरह नहीं मिला, तब कितना, अब 80 नहीं उठा पाओगे ना, तब आप बोलोगे कि मैं तो 60 उठा सकता हूँ, 50 उठा सकता हूँ। मान लीजिए कि आप 50 उठा सकते हो, तो आपकी परमिसिबल लिमिट कितनी हो जाएगी कि किसी भी रेयर केस में हम 50 उठा सकता हूँ, और मैक्सिमम जो अल्टीमेट है वो 80 है। तो हम क्या करेंगे, न तो 80 मानेंगे और 50 के ऊपर डिजाइन करेंगे। तो इनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकला, तो आपने बोला कि 80 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपका क्या कहलाता है, वो रेशियो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपने क्या बोला है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू यील्ड स्ट्रेंथ नहीं भैया, हमारी वर्किंग स्ट्रेस किस पर है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वर्किंग स्ट्रेस, नॉट यील्ड स्ट्रेंथ टू डिजाइन स्ट्रेस। नो 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 नो, डिजाइन स्ट्रेस तो इसके साथ में आएगा, उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे अल्टीमेट से वर्किंग से साथ में डिजाइन किया, तो जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 2 आया, तो अब जितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसके साथ में 2 का गुणा करके जो भी स्ट्रेसेस आएंगे उसको हम डिजाइन वैल्यू या डिजाइन लोड या डिजाइन स्ट्रेसेस बताएंगे, राइट। तो यहां पर आएगा आपका कौन सा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वर्किंग स्ट्रेस, नोट भैया यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ तो हमारी क्या हो जाती है, उस पॉइंट पर डिपेंड करती है। यस, बी होगा आपका आंसर, ओके। और यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे सोम के लिए, जो हमने बेसिक अभी देखे हैं। आगे भी इसी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस अभी कंटिन्यू में रखेंगे। मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के और कैसे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि हमने अभी शेयर फोर्स, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस थ्योरी और टॉर्शन थ्योरी वाले नहीं उठाए हैं, ये भी आगे उठाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक से स्टार्ट किया है, ओके। तो आज की क्लास का फिर हम यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट सेशन से फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू टू एवरीवन।